सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विथ आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा या जो भी अन्य परीक्षा की संस्थाएं हैं जिसमें एग्रीकल्चर विभाग से संबंधित जो है परीक्षाएं का आयोजन किया जाता है, और उसमें जो है कृषि विज्ञान की शाखा एक मृदा विज्ञान है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम आपको हल कराएंगे। आपको इससे अंदाजा होगा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस टाइप के आते हैं, और कौन क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो आप परिचर्चा में अंत तक मेरे साथ बने रहें। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि उपजाऊ भूमि को अनुपजाऊ भूमि में उपजाऊ भूमि को अनुपजाऊ भूमि में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। उपजाऊ भूमि को अनुपजाऊ भूमि में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए डिटर्जिफिकेशन, बी कह रहा है जो है डिटर्जी नहीं होगा, वो जो है डेजर्ट होगा, डेजर्ट से डेजर्टिफिकेशन होगा। ठीक है, कह रहा है डेजर्टिफिकेशन, बी कह रहा है डेजर्टाइजेशन। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। डी कह रहा है कोई नहीं। क्या कह रहा है? कोई नहीं। तो उपजाऊ भूमि को अनुपजाऊ भूमि में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? डेजर्टिफिकेशन भी कहते हैं, डेजर्टाइजेशन भी, दोनों होता है। ए और बी सही, आपका ऑप्शन सी सही है। आप इसको नोट कर लो। ठीक है, इसमें दोनों में क्या होता है कि जैविक उत्पादकता भूमि खो देती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जो है ये आपका जो हुआ था AGT 2013 में परीक्षा वैकेंसी आई थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, उसमें ये पूछा गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कैल्सीकरण, क्या कह रहा है? कैल्सीकरण के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है? या कैल्सीकरण के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है? विटामिन डी, विटामिन ए, सी कह रहा है विटामिन सी। ठीक है,
और डी कह रहा है विटामिन बी। तो कैल्सीकरण के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन डी जो है कैल्सीकरण के लिए आवश्यक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। शरीर के ऊतकों में जो है जब कैल्शियम का स्टोरेज होता है, ठीक है, कैल्शियम लवण का जब संचय होता है तो इसको कैल्सिफिकेशन कहते हैं। तो विटामिन डी उसके लिए आवश्यक है। विटामिन ए से क्या होता है? इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। क्या होता है? रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से। विटामिन सी से की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मृदा गठन का अनुमान लगाने हेतु मृदा गठन का अनुमान लगाने हेतु कणों का व्यास क्या कह रहा है? कणों का व्यास लेते हैं। कह रहा है मृदा गठन का अनुमान लगाने हेतु कणों का व्यास लेते हैं। ऑप्शन ए 0.2 मिलीमीटर तक, 0.2 मिलीमीटर तक। फिर कह रहा बी 2 मिलीमीटर तक। सी कह रहा है 2.5 मिलीमीटर से अधिक। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है और डी कह रहा है 2 मिलीमीटर से कम। तो मृदा का गठन का अनुमान लगाने हेतु जो कणों का व्यास जो हम लेते हैं वो होता है 2 मिलीमीटर से कम। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप जो है इसको नोट कर लीजिए। मैं कुछ चीज़ का आपको बता दे रहा हूँ। बालू, सिल्ट और क्ले का आपको हम बता दे रहे हैं किसका कितना व्यास होता है, किसके कणों का कितना व्यास होता है। अक्सर क्ले मृदा का पूछता है पेपर में, अक्सर जो है क्ले मृदा का जो है पूछता है। मृदा का नाम और मृदा कण का व्यास। क्या कह रहा है? मृदा कण का व्यास। क्या कह रहा है? मृदा कण का व्यास। मोटी बालू, फिर कह रहा है
महीन बालू, तीसरा कह रहा है सिल्ट, और चौथा कह रहा है क्ले। क्ले या चिकनी मृदा। कौन सी? चिकनी मृदा। क्ले को क्या कहते हैं? चिकनी मृदा भी कहते हैं। टू से 0.2 मिलीमीटर इसका है बालू का। ठीक है, बालू का है 2 से 0.2 मिलीमीटर। और मोटी बालू का क्या है? 0.2 से 0.02 मिलीमीटर। उसके बाद सिल्ट है। सिल्ट का है 0.02 से 0.002 मिलीमीटर। और क्ले का मृदा कण का व्यास क्या है? 0.002 मिलीमीटर से कम। यही जो है पूछ लेगा आपसे, तो आपको ये बताना पड़ेगा। खास करके क्ले का, आप इसको क्ले मृदा, जिसको चिकनी मृदा कहते हैं, उसको आप याद कर लीजिए। सबको याद कर लीजिए, लेकिन इसको तो जरूर याद कर लीजिए, क्ले मृदा को। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? बेडरॉक के ऊपरी असंपिंडित, क्या कह रहा है? असंपिंडित सामग्री, क्या है? सामग्री को क्या कहते हैं? ठीक है, अनकॉन्सोलिडेटेड, असंपीडित मात्र होता है अनकॉन्सोलिडेटेड। ठीक है, अनकॉन्सोलिडेटेड, असंपीडित का इंग्लिश में कहते हैं अनकॉन्सोलिडेटेड। ठीक है, तो कह रहा ऑप्शन ए पेडॉन, बी कह रहा है मृदा, सी कह रहा है सोलम, डी कह रहा है रिगोलिथ। क्या कह रहा है? रिगोलिथ। तो आपका जो आंसर सही होगा वो जो है रिगोलिथ होगा। क्या होगा? रिगोलिथ होगा। ये जो है मृदा प्रक्षेपिका की सबसे निचली सतह है। कौन सी है? सबसे निचली सतह है। कौन सी निचली सतह? आप इसको लिख लीजिए। निचली सतह के ऊपर जो है वो जमा हुआ रहता है भू पदार्थ, जो है अनकॉन्सोलिडेटेड जो है, और ए और बी सी मिलकर के रेगोलिथ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? ए सी बी मिलकर के रेगोलिथ का निर्माण, रेगोलिथ कहा जाता है। ए बी सी इन दोनों को है, तीनों को जो है मिला करके रेगोलिथ कहा जाता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। सोलम ए प्लस बी संस्तर, सोलम कहलाता है। ए प्लस बी प्लस सी रिगोलिथ। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक,
अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको अलग से पन्ने पे आप लिख लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा जाएगा, पूछा गया है, तो मैं इसको लिखाऊंगा नहीं। अगला आप जो है कल की क्लास में मैंने उसको बता दिया है, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा अलग से। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, मृदा निर्माण में सक्रिय कारक कौन है? तो आप इसको अलग से पन्ने पे लिख लीजिएगा, बहुत काम देगा, और इसका आंसर आप खुद ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। अधिकतम धनायन विनिमय क्षमता, क्या कह रहा है? अधिकतम धनायन विनिमय क्षमता किस मृदा में होती है? किस मृदा में होती है? अधिकतम धनायन विनिमय क्षमता किस मृदा में अधिक होती है? ऑप्शन ए ग्ले मृदा, क्ले मृदा, पेड़जाल मृदा, पेड़जोल मृदा, फिर कह रहा है चरनोजिम मृदा, डी कह रहा है लेटराइट मृदा। तो देखिए अधिकतम धनायन विनिमय क्षमता किस मृदा में होती है? तो होती है चरनोजिम मृदा में। किसमें? चरनोजिम मृदा में। इसी को जो है कपासी मृदा, काली मृदा, रेगुर मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? कपासी मृदा, काली मृदा, रेगुर मृदा, ये सब जो है कहते हैं, कहलाती हैं ये। कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। अधिक होती है। क्या होता है? कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। आप इसको नोट करिए। इसका जो इस मृदा का आपेक्षिक घनत्व जो होता है, क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व 1 से 1.2 कितना होता है? 1 से 1.2 तक होता है। जीवांश 15 से 20% तक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीवांश जो है 15 से 20% पाया जाता है। फास्फोरस और सल्फर PS की मात्रा अधिक है। अब देखिए इसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अधिकतम धनायन विनिमय क्षमता किस मृदा में होती है? तो चरनोजिम मृदा में होती है, यानी कि जो ब्लैक सॉइल है इसी को कहते हैं। इसमें जो है कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। इसका अपेक्षित घनत्व जो है 1 से 1.2 तक होता है। कपासी, काली, रेगुर मृदा इसको कहते हैं। स्वयं जुताई वाली मृदा भी इसी को कहते हैं। जीवांश की मात्रा 15 से 20% होती है और फास्फोरस और सल्फर की मात्रा अधिक होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? संतृप्त जल बहाव हेतु मृदा की संतृप्त जल बहाव हेतु संतृप्त जल बहाव हेतु मृदा की संतृप्त जल बहाव हेतु मृदा की जल पारगम्यता, क्या कह रहा है? मृदा की जल पारगम्यता निम्न में से किस कारक पर निर्भर करती है? ठीक है, ऑप्शन ए मृदा, क्या कर रहा है? मृदा जल की मात्रा, मृदा जल की मात्रा, मृदा रंध्र का आकार, मृदा रंध्र आकार एवं मृदा जल की मात्रा। सी कह रहा है मृदा रंध्र आकार, और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या कह रहा है? उपयुक्त में से कोई नहीं। जो क्वेश्चन ये कह रहा है मृदा जल बहाव हेतु मृदा की जल पारगम्यता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? तो वो जो है किस पे निर्भर करती है? मृदा रंध्र का आकार और एवं मृदा जल की मात्रा पर। किस पे निर्भर करती है? मृदा रंध्र का आकार व मृदा जल की मात्रा पर। आपका ऑप्शन बी सही है, इसको नोट करें। देखिए ये जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन हो जाता है। लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि जो है कौन सही होगा। ठीक है, एक तो मृदा, उसमें होता क्या है, ये मृदा रंध्र का आकार, क्या कह रहा है? मृदा रंध्र का आकार जितना ज्यादा होगा, मृदा रंध्र का आकार जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा से ज्यादा, क्या कह रहा है? उतनी ज्यादा से ज्यादा जल का संचरण होता है। क्या होता है? जल का संचरण होता है। ठीक है, इतनी ज्यादा से ज्यादा जल का संचरण होता है। बलुई मिट्टी में जल का
संचरण क्या है? जल का संचरण सर्वाधिक होता है। क्या होता है? सर्वाधिक होता है, जबकि क्ले मृदा, क्या कर रहा है? क्ले मृदा में सबसे कम होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि मृदा रंध्र का आकार जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा से ज्यादा जल का संचरण होता है। बलुई मिट्टी में जल का संचरण सर्वाधिक होता है, और जबकि क्ले मृदा में सबसे कम होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बनने लायक है ये। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, पृष्ठीय मृदा की तुलना में, क्या कह रहा है? पृष्ठीय मृदा की तुलना में, पृष्ठीय मृदा की तुलना में अधोमृदा का कार्बन नत्रजन, क्या कह रहा है? अधोमृदा का कार्बन नत्रजन अनुपात क्या होता है? क्या होता है? ठीक है, तो कह रहा है ऑप्शन ए बराबर बी कम अधिक, डी शकरा। तो पृष्ठीय मृदा की तुलना में अधोमृदा का कार्बन नत्रजन अनुपात क्या होता है? वो जो होता है अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सीएन अनुपात निकालते कैसे हैं? सीएन अनुपात का सूत्र, सीएन अनुपात का सूत्र क्या होता है? मृदा में प्राप्त कुल कार्बन की मात्रा, ये क्या है? कार्बन की मात्रा बटे मृदा में प्राप्त कुल एन की मात्रा। मृदा में प्राप्त कुल एन की मात्रा, यही उसका फार्मूला है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मृदा की तुलना में अधोमृदा का जो है कार्बन अनुपात अधिक होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए।
भारत में कुल बंजर भूमि का क्षेत्रफल है। कह रहा भारत में कुल बंजर भूमि का क्षेत्रफल कितना है या है। ऑप्शन ए 85, $85 मिलियन हेक्टेयर। बी कह रहा है 329 हेक्टेयर। सी कह रहा है 240 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है। और डी कह रहा है 175, कितना 175 मिलियन हेक्टेयर। तो भारत में कुल बंजर भूमि का जो क्षेत्रफल है वो जो है 175 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है 175 मिलियन हेक्टेयर है। और भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है 329 मिलियन हेक्टेयर जो है। कहीं कहीं 329 दिया रहता है, कहीं कहीं 328, लेकिन आप जो है 328 लगाइए। 328 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है। 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर है, मिलियन है। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है धान्य ना कह रहा है, धान्यों कह रहा है। धान्यों की खेती के लिए, धान्यों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त, क्या कह रहा है धान्यों, ना कि धान, धान्यों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी मृदा है। कह रहा धान्यों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी मृदा है। कह रहा है ऑप्शन ए काली मृदा, लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा, सी जो है लाल मृदा। तो धान्यों की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है, वो जलोढ़ मृदा है। और सबसे अधिक भारत में इसका क्षेत्रफल भी है। आप इसको नोट कर लीजिए। लेटराइट मृदा क्या है, काजू के लिए, ये कपास के लिए। ठीक है। अरे सॉरी, ये नहीं, काली मृदा जो है कपास के लिए और लेटराइट मृदा काजू के लिए। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। ये जलोढ़ मृदा जो है उत्तर भारत का मैदान, गंगा यमुना का मैदान जो है इस जलोढ़ मृदा से ही बना है। और जो है
समुद्र तटीय जो क्षेत्र है दक्षिण भारत में, वो भी जो है जलोढ़ मृदा ही वहाँ पाई जाती है। ठीक है, आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप नोट करते जाइएगा। लवणीय क्षारीय, क्या कह रहा है, लवणीय क्षारीय मृदाओं में किस तत्व की कमी पाई जाती है। लवणीय क्षारीय मृदाओं में किस तत्व की कमी पाई जाती है? फास्फोरस, और गंधक की। बी कह रहा है नत्रजन और जिंक की। सी क्या कह रहा है? नत्रजन और गंधक की। और डी कह रहा है नत्रजन और फास्फोरस की। क्या कह रहा है? नत्रजन और फास्फोरस की। तो लवणीय क्षारीय मृदाओं में जो है किस तत्व की कमी पाई जाती है? नत्रजन और जिंक की। किसकी? नत्रजन और जिंक की कमी पाई जाती है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इस पे क्या होता है, भूरा सफ़ेद रेवदार जो है जमा हो जाता है। और इसमें जो है आप इसको नोट करिए, फिर मैं लिखा रहा हूँ। एक जो लिखा रहा हूँ कि लवणीय क्षारीय मृदा का कौन कौन से वो लवण होते हैं, वो मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। लवणीय क्षारीय मृदा में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम के कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड। क्या कह रहा है? कार्बोनेट, सल्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम के कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड्स होते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि लवणीय क्षारीय मृदा में क्या होता है, किसके लवण होते हैं? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम के कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड्स होते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें जो है नाइट्रोजन, कैल्शियम और
Zn की कमी होती है। इसमें जो है नाइट्रोजन, कैल्शियम, जिंक की कमी होती है। आप इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन ये पूछता है। बरसीम, धान, गन्ना, लवणरोधी फसल है। धान, गन्ना, बरसीम, ये जो है लवणरोधी फसल है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है, तो आप इसको एक पन्ने पे अलग से लिख लीजिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, कह रहा हूँ कि आप अलग पन्ने पे कुछ नोट्स बनाया करिए। जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ उसको जरूर आप लिख लीजिए। कह रहा है लाल मृदा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाई जाती है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है लाल मृदा पाई जाती है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कपास की काली मृदा में किसकी अधिकता होती है। कपास की काली मृदा में किसकी अधिकता होती है? किसकी अधिकता होती है? हेलोसाइट। क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा है हेलोसाइट की। बी कह रहा है केओलिनाइट की। सी कह रहा है मोंटरिलोनाइट की। और डी क्या कह रहा है? इलाइट की। किसकी? इलाइट की। तो कह रहा है कपास की काली मृदा या रेगुर मृदा में किसकी अधिकता होती है, तो वो होती है मोंटोरिलोनाइट की। आप इसको नोट कर लीजिए। मोंटमोरिलोनाइट की अधिकता होती है किसमें? कपास की काली मृदा में, ठीक है। इसमें जो है नाइट्रोजन क्या क्या कमी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जीवांश की कमी होती है। काली मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जीवांश की कमी होती है। ऑप्शन 2 केटुओं तथा चूना की अधिकता होती है, ठीक है। देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जीवांश की मात्रा जो है काली मृदा में कम होती है। फास्फोरस तथा चूना की मात्रा जो है काली मृदा में अधिक होती है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मृदा के कण
क्या कह रहा है? मृदा के कण घनत्व की तुलना में मृदा के कण घनत्व की तुलना में स्थूल घनत्व क्या होता है? कह रहा है कि मृदा के कण घनत्व की तुलना में स्थूल घनत्व क्या होता है? ऑप्शन ए समान, बी कह रहा है अधिक, सी कह रहा है कम और डी कह रहा है आपस में कोई संबंध नहीं। आपस में कोई संबंध आपस में कोई संबंध नहीं। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि मृदा के कण घनत्व की तुलना में स्थूल घनत्व का क्या होता है? क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कण घनत्व जो है स्थूल घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, जैसे जो इसको क्या कहते हैं? बल्क डेंसिटी, और इसको क्या कहते हैं? पार्टिकल डेंसिटी। क्या कहते हैं? पार्टिकल डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी जो है बल्क डेंसिटी से अधिक होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। स्थूल जो बल्क डेंसिटी यानी स्थूल घनत्व जो होता है वो कम होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है हम आपको बता दे रहे हैं। अधिकांश मृदाओं में स्थूल घनत्व क्या है? बल्क डेंसिटी। अधिकांश मृदाओं में स्थूल घनत्व जो है 1.02 से 1.8 घन ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अधिकांश मृदाओं में स्थूल घनत्व जो है 1.02 से 1.8 ग्राम जो है प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और मृदा कण घनत्व जो है मृदा कण घनत्व कितना होता है? 2.5 से 2.7। कितना? 2.7 तक मृदा कण घनत्व 2.5 से 2.7 तक होता है। और जो है पृथ्वी का औसत क्या है? पृथ्वी का औसत घनत्व 2.65 कितना है? 2.65 ग्राम
प्रति ग्राम प्रति, यहाँ जो है घन होना चाहिए, प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अधिकांश मृदाओं में स्थूल घनत्व 1.02 से 1.10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, जबकि मृदा कण, सामान्य मृदा कण का घनत्व 2.5 से 2.7 तक होता है, और पृथ्वी का औसत घनत्व जो है 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, फिर इसमें आप कार्बनिक पदार्थ का नहीं छोड़ सकते हैं, कार्बनिक पदार्थ तो आपको करना ही पड़ेगा। कार्बनिक पदार्थ क्या कह रहा है? कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थों का कण घनत्व कण घनत्व कितना होता है? 1.2 से 1.7 क्या कहता है? 7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ का कण घनत्व कितना होता है? 1.2 से 1.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस मृदा की धनायन विनिमय, क्या कह रहा है? धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है। कह रहा है किस मृदा की जो है धनायन विनिमय होती है, विनिमय नहीं होती है। अगर कहीं विनिमय लिखा हो तो उसको आप सुधार कर लीजिएगा। विनिमय क्षमता होती है, अधिक होती है, विनिमय क्षमता अधिक होती है। वर्टिसाल, एंटीसॉल, सी कह रहा है। अल्फीसॉल क्या कह रहा है? अल्फीसॉल, और डी कह रहा है इरिडो साल। किस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है? तो वो होती है वर्टिसाल की। किसकी होती है? वर्टिसाल की जो है अधिक होती है। इसी में जो है कपासी मृदा आती है, पीछे मैंने आपको दिखाया है। कपासी मृदा इसी गण में आती है, कपासी मृदा। ठीक है, चरनोजम सॉइल, कपासी मृदा, जो भी आप कह लीजिए, सब सर्वमान्य है। ठीक है,
कह रहा कि देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए, क्षारीय भूमि की सुधार के लिए, क्या कह रहा है, क्षारीय भूमि की सुधार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। क्षारीय भूमि की सुधार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्षारीय भूमि की सुधार के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। और पीछे मैंने लिखाया है कैल्शियम क्षारीय भूमि के सुधार में किसका प्रयोग करते हैं, अम्लीय में, लवणीय में। तो आप इसको नोट कर लीजिए। और आज भी जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आप इसको अच्छी तरीके से रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।